हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, अभी हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट के पार्ट 2 में आ गए, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि कोई भी फिजिकल यूनिट होने के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए और जो एसआई सिस्टम होता है उसका क्या एडवांटेजेस है। और उसके बाद हम लोग समझते हैं मैट्रिक सिस्टम को। मैट्रिक सिस्टम जैसे कि आपसे पूछ देगा कि बताओ 1 मेगावाट में कितना वाट होता है, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन आ जाएगा, तो उसको हम लोग सीखेंगे। और देन फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे डायमेंशन की तरफ। ठीक है, डायमेंशन और जो भी हम लोग डिराइव्ड यूनिट करेंगे उसकी तरफ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है फिजिकल यूनिट का। सो गाइज, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल यूनिट की बात करें तो देखो, सबसे पहला चीज़ कि यहाँ पे ना मैंने शॉर्ट में लिखा है, इट शुड भी आप लगा सकते हो कि इट शुड बी वेल डिफाइंड, इट शुड बी कन्वीनियंट इन साइज। तो देखो समझो, कोई भी फिजिकल यूनिट अगर अपने पास है तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब कि पर्सन टू पर्सन उसका डेफिनेशन चेंज नहीं होना चाहिए, तो उसको हम कहते हैं क्या, वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड होना चाहिए। और दूसरी बात, कन्वीनियंट इन साइज होना चाहिए। कन्वीनियंट इन साइज का मतलब कि ना ही वो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, ना ही वो ज़्यादा छोटा होना चाहिए। जैसे सपोज दैट मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। आप सबको पता है लेंथ का ऐसा यूनिट होता है मीटर। अब जो मीटर है ये ना ही ज़्यादा बड़ा वैल्यू है और ना ही ज़्यादा छोटा वैल्यू है। ठीक है, मीटर जो होता है एकदम समझो कि मीडियम है। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि मीटर को हम चाहें तो छोटे वैल्यू में भी ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं और हम चाहे तो बड़े वैल्यू में भी उसको ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आप सबको पता होगा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ईजिली कन्वर्ट कर लिया। और हम सबको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, कन्वीनियंट साइज यूज़ करना पड़ता है। तो पहला चीज़ वेल डिफाइंड होना चाहिए, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए उसका डेफिनेशन। और दूसरा कन्वीनियंट इन साइज होना चाहिए। और तीसरा नॉट चेंज विथ टाइम। जैसे कि अभी आपने मान लो पढ़ा लेंथ का यूनिट मीटर, अब आज से 10 साल के बाद वो चेंज हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, तो नॉट चेंज विथ टाइम, ऐसा टाइम के साथ वो चेंज नहीं होना चाहिए। और नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन फिजिकल कंडीशन। फिजिकल कंडीशन जस्ट लाइक कि टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गया। कि मान लो ऐसा होता है क्या कि मान लो अभी आपने लेंथ का यूनिट मान रखा है मीटर, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा तो लेंथ का यूनिट हो गया केजी। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। तो ये इफेक्ट नहीं करना चाहिए फिजिकल कंडीशन पे। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए। जो भी आप यूनिट को मान रहे हैं वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने यूनिट बना दिया और केवल आप मान रहे हो और बाकी लोग नहीं मान रहे, तो वो यूनिट वैल्यूएबल नहीं होगा। अच्छा, दूसरा ईजिली एसेसिबल। ईजिली एसेसिबल का मतलब हर जगह क्या होना चाहिए, ये एसेसिबल होना चाहिए। हर जगह लोगों को पता होना चाहिए, हर जगह लोग इसका यूज कर सकें। तो आपसे पूछेगा कि बताइए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है गुड फिजिकल यूनिट का, तो आपको ये 6 पॉइंट्स को बना करके लिखने हैं नोट्स में। इससे भी ज़्यादा पॉइंट्स आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल अभी आपको 6 पॉइंट्स एकदम रफली याद करके रखना है कि पहला वेल डिफाइंड होता है, दूसरा कन्वीनियंट इन साइज होता है, तीसरा टाइम के साथ नहीं बदलेगा, चौथा कि आपका फिजिकल कंडीशन पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा, पांचवा इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होगा, और छठा इजीली एसेसिबल होगा। तो आपको पता चल गया कि किसी फिजिकल यूनिट को गुड होने के लिए, अच्छा होने के लिए क्या चाहिए होता है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम, एसआई यूनिट। कि मतलब ये जो एसआई यूनिट हम लोग पढ़ रहे हैं इसका क्या एडवांटेज है। क्योंकि पहले तो भैया 3 यूनिट चलता था, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। अब इस एसआई को हमारे ज़िंदगी में लाया गया तो ज़रूर कुछ इसका एडवांटेज रहा होगा, तभी तो लाया गया। तो ये एडवांटेजेस क्या हैं? देखो, एडवांटेजेस 4 ही हैं, ज़्यादा नहीं है, 4 ही हैं, बस इस चारों को समझ लो। सबसे पहला कि जो एसआई सिस्टम था इसको लाया ही क्यों गया, क्योंकि ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो, है ना। क्योंकि एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस का मैंने कहानी बताया था ना कि वो कुछ किसी रीजन में एक्सेप्ट होते थे, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम क्या है कि ये हर जगह एक्सेप्ट होगा। नाम से ही समझ में आता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, मतलब ये हर जगह एक्सेप्ट होगा। तो पहला एडवांटेजेस क्या है कि इट इज़ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो, ऐसा सिस्टम है। अच्छा, दूसरा क्या है, इट इज़ अ रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। सर, ये रैशनल सिस्टम का मतलब क्या होता है? देखो, यहाँ अगर वर्ड यूज़ कर दिया गया ना रैशनल, तो रैशनल का मतलब ये होता है कि अगर तुमने फोर्स का यूनिट एक बार न्यूटन निकाल लिया, ठीक है, तुमने फोर्स का यूनिट अगर एक बार न्यूटन निकाल लिया, तो चाहे वो न्यूक्लियर फोर्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो,
चाहे वो मैग्नेटिक फोर्स हो, चाहे दुनिया का कोई भी फोर्स हो, उसका ऐसा यूनिट न्यूटन ही होगा। इसी को हम कहते हैं रैशनल सिस्टम। सपोज दैट आपने एक बार एनर्जी का यूनिट निकाल लिया जूल, तो चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वो मैकेनिकल एनर्जी हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, सबका ऐसा यूनिट क्या होगा? जूल ही होगा। बात समझ में आ गया? तो इसी सिस्टम, इस चीज को हम क्या कहते हैं? रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो जो एसआई सिस्टम है, ऐसा यूनिट है, वो बेसिकली क्या होता है? रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होता है। इससे फायदा ये होता है कि आपको अलग अलग एनर्जी के लिए अलग अलग यूनिट याद करने की जरूरत नहीं है, अलग अलग फोर्स के लिए अलग अलग यूनिट याद करने की जरूरत नहीं है। आपने अगर एक बार फोर्स का यूनिट न्यूटन निकाल लिया तो हमेशा फोर्स का यूनिट न्यूटन ही होगा, चाहे कैसा भी फोर्स रहे। ओके, अच्छा, उसके बाद है कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। कोहेरेंट का मतलब क्या होता है? कोहेरेंट का मतलब ये होता है कि आप एसआई सिस्टम को इजीली डिवाइड और मल्टीप्लाई करके ला सकते हैं। सर किसको डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे? तो जो फंडामेंटल यूनिट्स है ना, फंडामेंटल यूनिट्स को आप इजीली डिवाइड और मल्टीप्लाई करके ऐसा सिस्टम को बना सकते हैं। इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। तो कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब कि हम फंडामेंटल के यूज से, फंडामेंटल यूनिट की यूज से उसको डिवाइड मल्टीप्लाई करके ऐसा यूनिट बना सकते हैं, उसको कहते हैं कोहेरेंट सिस्टम। अच्छा सर, ये मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब क्या हुआ? देखो, एसआई सिस्टम मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट होता है। मैट्रिक सिस्टम का मतलब क्या होता है? जैसे आप सब ने मैट्रिक का एग्जाम दिया होगा। मैट्रिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि टेंथ का एग्जाम देते हैं। तो फिजिक्स में जब भी किसी चीज़ को हम पावर ऑफ 10 के बेसिस पे लिखे तो उसको हम कहते हैं मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट। तो यहाँ पे इसलिए कहा जाता है एसआई सिस्टम को मैट्रिक सिस्टम, क्योंकि एसआई सिस्टम में जो भी वैल्यूज आता है आप उसको ईजिली 10 के पावर में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, 10 टू द पावर रख सकते हैं कुछ भी, ठीक है ना। तो इसलिए एसआई सिस्टम को क्या कहा जाता है? मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट कहा जाता है, क्योंकि एसआई सिस्टम को हम इजीली मैट्रिक मतलब 10 पे पावर बना सकते हैं। ओके, तो आपको याद हो जाना चाहिए कि एसआई यूनिट के क्या एडवांटेजेस हैं। 4 एडवांटेजेस हैं। पहला है भैया इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, दूसरा है रैशनल सिस्टम। रैशनल सिस्टम समझ में आ गया? एक बार अगर आपने जूल डिसाइड कर लिया तो जूल ही रहेगा, है ना। तीसरा है आपका कोहेरेंट सिस्टम, मतलब इजीली मल्टीप्लाई डिवाइड करके बना सकते हैं। और चौथा है आपका मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम मतलब पावर ऑफ 10 में इसको तोड़ सकते हैं। ओके, तो ये 4 एडवांटेजेस है। अब सुनो ध्यान से, यहाँ जो है ना, यहाँ पे कुछ हमने मैट्रिक प्रीफिक्सेस रखा है जो पावर ऑफ 10 पे है, ठीक है। क्योंकि अभी क्या बोला गया कि जो भी ऐसा यूनिट्स होता है उसको आप तोड़ के पावर ऑफ 10 में बना सकते हैं। तो आपको बुक में 2 ऐसे चार्ट दिए हुए हैं और इससे हम लोग का क्वेश्चन आता है 1-1 मार्क्स का कन्वर्ट करने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे चार्ट लिख रखा है और यहाँ पे कुछ मैंने क्वेश्चंस भी लिख रखे हैं। तो पहले हम इस चार्ट को समझेंगे और फिर इसके बाद हम इस क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो देखिए, मैट्रिक प्रीफिक्सेस ऑफ पावर 10, इसमें देखो 2 चार्ट होता है, एक जिसमें पावर प्लस में होता है और एक जिसमें पावर माइनस में होता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे पावर प्लस में लिख रखा है और पावर माइनस में लिख रखा है। अगर 10 टू द पावर 24 है तो उसको हम लोग कहते हैं योटा, और योटा का सिंबल होता है कैपिटल वाई। आपको यह याद रखना है कि किसको क्या कहते हैं और उसका किसका क्या सिंबल होता है। तो अगर 10 टू द पावर 24 है तो उसको हम कहते हैं योटा, और योटा का सिंबल होता है कैपिटल वाई। 10 टू द पावर 21 है तो उसको हम कहते हैं जेटा, और जेटा का सिंबल होता है कैपिटल जेड। 10 टू द पावर 18 को एक्सा, सिंबल कैपिटल ई। 10 टू द पावर 15 को पेटा, सिंबल कैपिटल पी। 10 टू द पावर 12 को टेरा, सिंबल कैपिटल टी। 10 टू द पावर 9 को जीगा, सिंबल कैपिटल जी। 10 टू द पावर 6 को मेगा, सिंबल कैपिटल एम। और 10 टू द पावर 3 को किलो, सिंबल कैपिटल के। और बस खाली 2 सिंबल होता है जो स्मॉल में होता है। कौन कौन सा देख लो, एक होता है आपका हेक्टो और एक होता है आपका डेका। तो 10 टू द पावर 2 को हम कहते हैं हेक्टो, जिसका सिंबल होता है स्मॉल एच, और 10 टू द पावर 1 को कहते हैं डेका, जिसका सिंबल होता है डी ए। ठीक है, तो गाइस देखो यहाँ पे ये जो चीज़ है इसको देख के तो होगा नहीं, तो कुछ याद करने का मैं ट्रिक देता हूँ। ठीक है, कैसे याद करते हैं देखो, अगर 10 टू द पावर 24 है तो उसमें से 3 घटा दो तो आ जाता है 10 टू द पावर 21। 24, 21, 18, 3 घटते जा रहा है। 18 के बाद 15, फिर 3 घटा 12, फिर उसके बाद 3 घटा 9, फिर उसके बाद 3 घटा 6, फिर उसके बाद 3 घटा 3, और जैसे ही 3 आ गया तो फिर 2 1 कर लेना है। ठीक है, अब सुनो कैसे याद करना है। योटा, जेटा, एक्सा, पेटा, टेरा, जीगा, मेगा, किलो। ठीक है, ऐसे एकदम एक बार में रिदम बना के याद करो। योटा, जेटा, एक्सा, पेटा, टेरा, जीगा, मेगा, किलो। ठीक, जैसे ही तुम किलो तक पहुंच गए, इसके बाद जो 2 रहेगा, ये जो 2 है, ये 2 का सिंबल स्मॉल होगा, तो ये 2 को अलग से याद कर लो, हेक्टोडेका। ठीक है, ये 2 को अलग से याद कर लो और इनका सिंबल
क्या होगा, स्मॉल होगा, स्मॉल एच और डी ए। और जैसे जैसे आपने इसको याद किया ना, योटा, जेटा, एक्सा, पेटा, टेरा, जीगा, मेगा, किलो, इन सब का आगे वाला लेटर लिख दो, ये इनका सिंबल्स हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके आपको याद करना है। कैसे याद करना है, योटा, जेटा, एक्सा, पेटा, टेरा, जीगा, मेगा, किलो। ठीक है, 3-4 बार बोलोगे, 10 बार बोलोगे, आपको याद हो जाएगा। और कैसे लिखना है, पावर 24 से स्टार्ट होगा। ऐसा सोचो, दिन में 24 घंटा होता है, 24 से स्टार्ट होगा, 3 घटाओ 21, फिर 3 घटाओ 18, फिर 3 घटाओ 15, फिर 3 घटाओ 12, फिर 3 घटाओ 9, फिर 3 घटाओ 6, फिर 3 घटाओ 3 पे आ गया। अब जैसे तुमको ये याद है, योटा, जेटा, एक्सा, पेटा, टेरा, जीगा, मेगा, किलो। ठीक, उसके बाद अपना हेक्टो, डेका, इतना तो आपको आता होगा भाई। ठीक है, ये अगर आपको याद हो गया तो उसके बाद आपका पावर माइनस वाला सिंपल है, आपको इजीली याद हो जाएगा। देखो पावर माइनस वाला में क्या है, बस समझो कि इसी का नाम है, बस थोड़ा चेंजेस है। देखो इसमें भी वही चीज़ होता है, 10 टू द पावर 24 से स्टार्ट करते हैं, फिर 21, फिर 18, फिर 15, फिर 12, फिर 9, फिर 6, फिर 3, फिर -2, फिर 1। ठीक है, मतलब सेम पावर वही रहेगा, बस खाली क्या रह जाएगा, माइनस लग जाएगा। तो जैसे यहाँ योटा कहते थे, इसको कहेंगे योक्टो, और योक्टो का क्या होगा सिंबल, स्मॉल वाई। योक्टो, जेप्टो, एटो, फेम्टो, पीको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, है ना। आपको बहुत सारे बच्चों को याद होगा माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी। तो आपको इसको थोड़ा सा और अच्छे से याद करना है, योक्टो, जेप्टो, एटो, फेम्टो, पीको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी। और सिंबल्स वाई, जेड, ए, एफ, सब इसमें देखो स्मॉल रहेगा, सब के सब इसमें सिंबल जो रहेंगे स्मॉल रहेंगे। ठीक है, जेप्टो भी ये स्मॉल ही है, ठीक है, स्मॉल जेड है, वो ऐसे बुक में लिखा हुआ है, लेकिन ये स्मॉल जेड है। तो ये सारे के सारे सिंबल्स इसमें क्या रहेंगे, स्मॉल रहेंगे। तो जहां भी सिंबल स्मॉल आया ना, समझ जाना पावर माइनस चढ़ेगा, और जहां सिंबल कैपिटल आया ना, समझ जाना पावर प्लस चढ़ेगा। और बस याद कर रहा कि किस में क्या पावर आता है। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन देखते हैं, देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, इसको भी आप लोग कोई नहीं देखेगा, यहाँ क्वेश्चन पे देखेंगे और ट्रिक समझेगा। अभी मैंने क्या सिखाया आपको, छोटा वैल्यू आएगा, स्मॉल लेटर आएगा, पावर माइनस, बिग लेटर आएगा, पावर प्लस। देखते हैं यहाँ क्या है, 1 kg, के का मतलब के क्या है, के आपका जो है ना, ये के जो आया ये कैपिटल है। के अगर कैपिटल है तो ऑब्वियस बात है पावर क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए। और के कैपिटल है तो याद करो, के के लिए क्या होगा, किलो। देखो यहाँ दिख रहा है तुम्हें, के के लिए क्या होगा, किलो। कितना है, 10 टू द पावर 3, तो ये हो गया 10 टू द पावर 3 ग्राम। तो मतलब 1 kg में कितना होता है, 1 kg में 10 टू द पावर 3 ग्राम होता है। 10 टू द पावर 3 मतलब 1000 ग्राम होता है। अच्छा, उसके बाद देखो फिर आ रहा है एम। एम का मतलब क्या हुआ, कैपिटल है, पावर प्लस में होगा, इतना कंफर्म है। पावर प्लस में होगा तो इस चार्ट में खोजेंगे। इस चार्ट में क्या हो सकता है, कैपिटल एम से मतलब मेगा होगा, और क्या, मेगा के लिए कितना होता है, 10 टू द पावर 6, तो यहाँ 10 टू द पावर 6 लिख दो। मतलब 1 मेगावाट में कितना वाट, तो 10 टू द पावर 6 वाट। ठीक है, उसके बाद देखो सी एम। ठीक है, सी एम आ रहा है, मतलब 1 सेंटी है ये। ठीक है, सेंटी की अगर बात करें तो सेंटी मतलब स्मॉल सी। ठीक है ना, ये स्मॉल सी होता है, ये कैपिटल सी नहीं होता, स्मॉल सी होता है। सेंटीमीटर आपने देखा होगा कहीं ना कहीं पे, तो सेंटीमीटर स्मॉल रहता है। तो सेंटी के लिए क्या हो गया, 10 टू द पावर -2। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर में 10 टू द पावर -2 मीटर होता है। यहाँ से देखा हमने सेंटी पावर -2 था, -2 लगा दिया। अब देखो ये क्या है, 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये म्यू का साइन किसके लिए होता है, देखो म्यू का साइन किसके लिए होता है, ये म्यू का साइन होता है माइक्रो के लिए, और माइक्रो के लिए पावर कितना होता है, -6। तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -6। 1 माइक्रोमीटर में 10 टू द पावर -6 मीटर होता है। फिर इधर आ जाओ, 1 n, स्मॉल n है, n स्मॉल आ गया, तो n से क्या समझ में आ रहा है कि भैया स्मॉल है तो पावर माइनस चढ़ेगा, और स्मॉल n किसके लिए है, देख लो नैनो के लिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 9 -9। अब तुम सोच रहे हो सर ये f क्या है, तो देखो जो कैपेसिटर होता है ना, जैसे फैन में जो कंडेंसर्स यूज़ करते हैं ना, फैन में कंडेंसर यूज़ होता होगा, तो उसमें ना कुछ चार्ज स्टोर हो जाता है। तो वो जो कंडेंसर्स होते हैं उनका एक कैपेसिटेंस होता है। कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट होता है फराड। तो इजीली यहाँ बोला जाता है कि 1 नैनो फराड में कितना फराड होगा। क्या होता है यूनिट, फराड। तो बोला जाता है 1 नैनो फराड में कितना फराड होगा, तो 1 नैनो फराड में 10 टू द पावर -9 फराड होगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे लिखा, देखो क्या लिखा हुआ है, डैग। डैग क्या मतलब क्या है, डीए से क्या समझ में आ रहा है, ये जो डीए है ये डेका के लिए यूज़ हो रहा है। देखो डीए डेका के लिए यूज़ हो रहा है, और जी माने ग्राम। तो 1 डेका ग्राम में कितना ग्राम होगा, तो सर 1 डेका ग्राम में 10 टू द पावर 1 ग्राम यानी कि 10 ग्राम होगा, है ना, लिख सकते हैं। अब देखो ये क्या है, कैपिटल एम है। कैपिटल एम मतलब मेगा, और ये साइड में ओम है। तो 1 मेगा ओम में कितना ओम होगा, तो 1 मेगा ओम में कितना होगा, 10 टू द पावर 6 होगा, क्योंकि मेगा के लिए लगता है 10 टू द पावर 6। देखो फिर से आ गया माइक्रो। 1 माइक्रो वोल्ट में कितना वोल्ट होगा, सर माइक्रो के लिए 10 टू द पावर -6 था, तो 10 टू द पावर -6 वोल्ट होगा।
है ना। अब फिर देखो यहाँ पे स्मॉल एम है, स्मॉल एम किसके लिए होता है, मिली के लिए। देखो माइक्रो के लिए म्यू होता है, स्मॉल एम होता है मिली के लिए। तो बोल रहा है 1 मिली एम्पियर में कितना होगा, ए माने एम्पियर, तो 1 मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर होगा। ठीक है, फिर आ गया एन, एन मतलब नैनो, तो बोल रहा है एन एस है, तो एन एस का मतलब 1 नैनो सेकेंड में कितना सेकेंड होगा, तो 1 नैनो सेकेंड, नैनो के लिए क्या है 10⁻⁹, तो 1 नैनो सेकेंड में 10⁻⁹ सेकेंड होगा। फिर आ गया माइक्रो, देखो म्यू आ गया, तो 1 माइक्रो फराड में, एफ का मतलब सिखाया था ना फराड होता है ना, तो 1 माइक्रो फराड में कितना फराड होता है, तो सर माइक्रो के लिए क्या था 10⁻⁻6, तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻6। ये आप कंफ्यूज मत होना कि सर आपने यहाँ पे स्मॉल एफ लिख रखा है और यहाँ पे आपने कैपिटल एफ लिख रखा है, तो इससे डरना नहीं है। ठीक है, स्मॉल एफ भी लिखोगे तो भी फराड को दिखा रहा है वो, और कैपिटल एफ लिखोगे तो भी फराड को दिखा रहा है। जनरली स्मॉल एफ से दिखाया जाता है, तो मैं स्मॉल एफ लिख देता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह से आप अगर चार्ट याद करते हैं तो आपको इस तरह का क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, और अगर जिस बच्चे को चार्ट याद रहेगा वो क्वेश्चन कर लेगा, और एक क्वेश्चन पक्का आएगा जिसमें 5-6 इसी तरह के कन्वर्जन रहेंगे और आपको कन्वर्ट करना रहेगा। ठीक है, तो जिसको चार्ट याद रहता है वो कन्वर्ट करता है, जिसको चार्ट याद नहीं रहता वो कितना भी पुर्जा निकाल ले, चिटिंग कर ले, कोशिश कर ले, नहीं होगा। ठीक है ना, तो चार्ट याद रखो। ठीक है, 3-4 बार प्रैक्टिस करो, आराम से तुम्हारा हो जाएगा। अगर तुम एग्जाम में भूल जाते हो तो जिस तरह से मैंने ट्रिक सिखाया उस तरीके से आप चार्ट तैयार कर लो ना। ठीक है, क्या था, सिंपल तो था यार, 24 से स्टार्ट करना है और 1 तक जाना है, 3-3 घटाते हुए, और बस इस रिदम को याद करना है ना। जैसे योटा जेटा एक्सा पेटा, इधर से योक्टो जेप्टो एटो फेमटो, इस रिदम को याद करना है। तुम जैसे ट्रिक लगा के याद कर लो, अगर रिदम तुमको याद हो गया तो फिर इसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें सब कैपिटल सिंबल यूज होगा, इसमें सब स्मॉल सिंबल यूज होगा, है ना। थोड़ा सा काम करोगे इस पर, आपका 5 नंबर फिक्स है। ठीक है, इससे 5 क्वेश्चन, मतलब क्या होता है ना, एक ही क्वेश्चन में ना इसमें बहुत सारे पार्ट्स दे दिए जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन रहेगा और उसमें 10 तो ऐसा कन्वर्ट करने के लिए आ जाएगा। ठीक है, अब वो MCQ में आ जाएगा। अब जिस बच्चे को आता है वो कन्वर्ट करेगा, जिसको नहीं आता वो रोएगा बैठ के। ठीक है, तो होप गाइस कि आपको इसका इंपॉर्टेंस पता चला होगा और आप इसको पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग सीखते हैं डिराइव्ड यूनिट को, और उसी में हम आपको सिखाएंगे कि डायमेंशन कैसे निकालते हैं। मतलब दोनों चीज़ साथ साथ चलेगा, पैरेलली हम लोग डिराइव्ड यूनिट भी करेंगे और डायमेंशन भी करेंगे, और उसके बाद होगा डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस में हम 3 चीज़ करेंगे। 3 चीज़ क्या करेंगे, पहले हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यूनिट को बदलेंगे, जैसे MKS से CGS में बदलेंगे, है ना, CGS से MKS में बदलेंगे। ठीक है, और दूसरा फिर हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम किसी फार्मूला को चेक करते हैं, और तीसरा हम किसी फार्मूला का रिलेशन निकालेंगे, मतलब खुद से फार्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी पहले हम लोग डायमेंशन सीखते हैं, और डायमेंशन एकदम इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का वही है, डायमेंशन। अगर किसी बच्चे को डायमेंशन और डिराइव्ड यूनिट निकालने नहीं आता है तो समझो यूनिट मेजरमेंट वो पढ़ा ही नहीं है, यूनिट मेजरमेंट का कोई यूज ही नहीं है उसके लाइफ में। ठीक है ना, तो इसीलिए वो वाला पार्ट को एकदम अच्छे से देखना है। चलिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सो गाइस, अब अपना टारगेट है कि हम लोग 45 डायमेंशन फार्मूला को देखें। देखो डायमेंशन फार्मूला तो बहुत सारा है ना, अगर करने लगूँ तो कम से कम 100-150 निकलेंगे, लेकिन 100-150 आपके में ज़्यादा यूज़ नहीं है। मतलब समझो, ऐसा समझो कि ये जो 45 हैं इनका बेसिकली बेसिक यूज़ है, इतना जानना एकदम ज़रूरी है, एकदम समझो कि ज़रूरी है ही। ठीक है, तो ये 45 आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ये 45 आपको याद होना ही चाहिए, कुछ भी तरह से आपको याद होना चाहिए, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये चीज़ आपको रटना नहीं पड़े, आपको समझ में आए। ठीक है, और बाकी जो बचे हुए डायमेंशंस होंगे वो जैसे जैसे आप चैप्टर्स पढ़ोगे वहाँ पे वो सारे चीज़ होते जाएंगे। देखो मैंने यहाँ पे डायमेंशन फार्मूला लिख रखा है, तो डायमेंशन फार्मूला मतलब केवल डायमेंशन ही मत समझना। डायमेंशन फार्मूला में यहाँ पे यूनिट भी कवर करने की कोशिश करूँगा, है ना, और उसी में आपको डिराइव्ड यूनिट भी बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 45 है, 45 हर स्लाइड में हम लोग 15-15 डायमेंशन फार्मूला देखेंगे और 45 को 3 स्लाइड में क्लियर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने सामने है एरिया।
ठीक है। एरिया का डायमेंशन क्या होगा, यानी कि एरिया का डिराइव्ड यूनिट क्या होगा। पहले देखो, डायमेंशन के लिए सबसे पहले तुमको डिराइव्ड यूनिट आना चाहिए। अगर तुमको डिराइव्ड यूनिट आता है तो तुम डायमेंशन बना लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें एरिया का, तो देखो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। अब तुम सोचो, लेंथ को तुम किस में नापोगे? मीटर। अरे भैया, लेंथ तो लंबाई है ना, लंबाई को किस में नापोगे? मीटर में। और ब्रेथ को भी किस में नापोगे? मीटर में। तो ओवरऑल क्या आएगा? मीटर स्क्वायर। क्या आएगा? मीटर स्क्वायर। और जानते हो एक मजेदार बात, डायमेंशन फार्मूला होता क्या एक्चुअली में? देखो, डायमेंशन फार्मूला का मतलब होता है कि किसी भी चीज को, अगर मान लो तुम्हारे पास मास है, ठीक है, और लेंथ है, मास है, लेंथ है और टाइम है, ठीक है, तीन चीज है। तो मास को तुम m से दिखा दो, लेंथ को तुम l से दिखा दो और टाइम को तुम t से दिखा दो, ठीक है। मतलब जहां भी मास आएगा ना, उसको m से दिखाना है, लेंथ को l से दिखाना है और टाइम को t से दिखाना है। जैसे मान लो किसी यूनिट में मीटर आ रहा है, ठीक है, तो मीटर आ रहा है मतलब वो लेंथ है। किसी यूनिट में सेकेंड आ रहा है मतलब वो टाइम है। किसी यूनिट में केजी आ रहा है मतलब वो मास है। तो जब भी किसी चीज़ को हम मास, लेंथ और टाइम के टर्म में दिखाते हैं और ऐसा ब्रैकेट लगा देते हैं तो वो बन जाता है डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या आ रहा है? केवल मीटर स्क्वायर आ रहा है। तो अगर हम इसका डायमेंशन फार्मूला लिखें, डीएफ माने डायमेंशन फार्मूला अगर लिखें, तो इसमें मास तो आ नहीं रहा है, तो मास के पावर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन लेंथ आ रहा है, मीटर माने लेंथ, लेंथ पे पावर कितना है? 2 है, तो लेंथ पे पावर 2 हो जाएगा। क्या टाइम आ रहा है यहाँ पे? नहीं, तो टाइम क्या होगा? 0। तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ एरिया क्या हो गया? m0 l स्क्वायर t पे पावर 0। अब m0 क्यों हुआ? क्योंकि सर इसके यूनिट में कोई मास वाला चीज़ था ही नहीं, ठीक है, लेंथ वाला चीज़ था। कितना था पावर सर? 2 था, तो l लिख के 2 लिख दिया। क्या टाइम था कुछ? इसके यूनिट में कोई टाइम आया था? नहीं सर, तो टाइम पे पावर हो गया 0। ओके, तो ये चीज़ है। तो सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए? सबसे पहले आपको आना चाहिए डिराइव्ड यूनिट। अगर आपको डिराइव्ड यूनिट आता है तो डायमेंशन तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। चलो अब वॉल्यूम देखते हैं। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो देखो, लेंथ के लिए भी मीटर लगाएंगे, ब्रेथ के लिए भी मीटर लगाएंगे और हाइट के लिए भी मीटर लगाएंगे। अरे भैया, लेंथ यानी कि लंबाई, ब्रेथ यानी कि चौड़ाई, चौड़ाई को किस में नापोगे? मीटर में ही नापोगे ना। चौड़ाई को केजी में तो नहीं नापोगे। हाइट को किस में नापोगे? मीटर में ही नापोगे ना। तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों को मीटर में नापेंगे। तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर क्या आ जाएगा? मीटर क्यूब। तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? इसका डायमेंशन फार्मूला होगा m0, क्योंकि सर मास यहाँ पे नहीं आया, लेंथ आया, तो लेंथ पे पावर हो जाएगा 3 और टाइम पे पावर हो जाएगा 0। तो m0 l पे पावर 3 t पे पावर 0। ओके, तो ये हो गया आपका वॉल्यूम। अब उसके बाद है डेंसिटी। डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है सर? डेंसिटी का फार्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। ओके, इससे फार्मूला भी याद होगा। तो मास क्या होता है? मास का अगर हम यूनिट देखें तो मास का फंडामेंटल यूनिट क्या है? केजी। तो मास के लिए हो गया केजी। और अभी हमने वॉल्यूम के लिए निकाला, वॉल्यूम के लिए यूनिट क्या निकाला? मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब लिख दिया। वॉल्यूम नीचे था तो वॉल्यूम नीचे था, तो इसके लिए मीटर क्यूब लिखा गया और मास के लिए लिखा गया केजी, है ना। आराम से समझो, मास था, मास के लिए केजी लिख दिए, है ना। वॉल्यूम था, वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब लिख दिए। अब ये मीटर क्यूब नीचे से ऊपर जाएगा। तो आप सबको पता होना चाहिए कि जब कोई भी पावर नीचे से ऊपर जाए तो उस पावर पे माइनस साइन आ जाता है। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, केजी, और ये जो मीटर क्यूब है नीचे से जब ऊपर गया तो इस पे हो जाएगा मीटर पे पावर -3। तो ये हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। -3 लगाने का मतलब पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो अब इसका डायमेंशन फार्मूला लिखे तो डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? सर यहाँ पे मास है, यस यहाँ पे मास है, केजी आ गया, मतलब मास है। और मास पे पावर कितना है? कुछ नहीं, केजी पे तो 1 है, तो मास पे पावर 1 है। तो चाहे इसको आप m लिख दो या 1 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, m लिख सकते हैं। मीटर पे पावर -3 है, माने l पे पावर हो जाएगा -3। क्या टाइम है यहाँ पे? नहीं सर, टाइम नहीं है, तो टाइम के लिए क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। तो ये हुआ डेंसिटी का डायमेंशन फार्मूला। अच्छा, इसके बाद आ जाता है स्पीड और वेलोसिटी। अब आप सोच रहे होंगे सर स्पीड अलग चीज़ है, वेलोसिटी अलग चीज़ है, इन दोनों का डायमेंशन सेम कैसे हो सकता है? हाँ, डायमेंशन दोनों का सेम होगा, है ना, क्योंकि स्पीड का मतलब भी रफ्तार होता है, वेलोसिटी का मतलब भी रफ्तार होता है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? देखो, स्पीड एक ऐसा रफ्तार है जिसमें डायरेक्शन नहीं देखा जाता है, और वेलोसिटी एक ऐसा रफ्तार है जिसमें डायरेक्शन देखा जाता है। तो डायमेंशन को डायरेक्शन से क्या मतलब, ठीक है ना। इसीलिए
यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी दोनों का डायमेंशन सेम होता है। एक बार क्वेश्चन आया था किसी एंट्रांस एग्जाम में कि जो डायमेंशन है क्या ये डायरेक्शन डिपेंडेंट क्वांटिटी होती हैं, तो नहीं, डायमेंशन कभी भी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना, याद रखना, डायमेंशन को कोई मतलब नहीं है डायरेक्शन से। इसीलिए स्पीड और वेलोसिटी दोनों का डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो स्पीड का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस बाई टाइम। अब तुम सोचो डिस्टेंस को भी मीटर में नापेंगे, टाइम को सेकंड में नापेंगे, और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। अब तुम सोचो डिस्प्लेसमेंट को भी मीटर में नापेंगे और टाइम को सेकंड में नापेंगे, तो दोनों में तो मीटर बाई सेकंड आ रहा ना भाई, तो डायमेंशन क्यों बदलेगा, है ना। इसीलिए स्पीड और वेलोसिटी का डायमेंशन नहीं बदलता है, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे हम दोनों में से कोई भी एक फार्मूला का यूज़ कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि स्पीड को हम लोग v से दिखाते हैं, है ना, स्पीड को v से दिखाते हैं और वेलोसिटी को भी v से दिखाते हैं। स्पीड में बस v लिखते हैं, वेलोसिटी में इस v के पावर एक ऐसे एरो दे देते हैं, एरो दे दिए मतलब ये वेलोसिटी है, और अगर ये एरो नहीं दिए तो ये वेलोसिटी नहीं है, ये स्पीड है, समझ गए, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। खैर ये सब बात होगा, आगे बात होगा, है ना। तो v इज इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है जी, डिस्टेंस बाई टाइम। अब बताओ तुम डिस्टेंस को किस में नापोगे, मीटर में, और टाइम को तुम किस में नापोगे, सेकेंड में। और मीटर बाई सेकेंड जो है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्या इसको हम मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं, है ना। यहीं यहाँ पे नहीं करते हैं यार, ये उधर का पार्ट है फिर उधर डिस्टर्ब हो जाए। क्या हम इसको मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं ऐसे, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। ये सेकंड नीचे से ऊपर जाएगा, इस सेकंड के साथ कुछ नहीं तो 1 है ना, नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेकंड पे पावर -1 आ जाएगा। अब इसका अगर हम डायमेंशन फार्मूला बनाने की कोशिश करें तो मीटर है, सेकंड है, माने लेंथ है, टाइम है, लेकिन मास नहीं है। क्या केजी दिख रहा है तुम्हें, नहीं है मास, तो यहाँ पे हो गया मास 0, मीटर के लिए हो गया लेंथ, और सेकेंड के लिए t पे पावर -1 हो गया। अब आ जाता है एक्सेलरेशन। सर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मुझे पता है, आप सबको पता होगा। क्या होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कहते हैं, है ना। तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी बाई टाइम होता है। क्या होता है, वेलोसिटी बाई टाइम होता है। तो अगर हम यहाँ पे लगाएं तो क्या होगा, देखो एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी, और नीचे क्या हो जाएगा अपना, नीचे हो जाएगा टाइम। अब तुम देखो वेलोसिटी का यूनिट हमने पहले ही निकाल रखा था, मीटर बाई सेकेंड, तो हम वेलोसिटी के लिए लिख देते हैं यहाँ पे मीटर बाई सेकेंड, और नीचे टाइम था तो उसके लिए फिर से सेकेंड। अब ये सेकेंड नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतना तो बेसिक तुम्हें पता होगा ना, एक्सपोनेंट एंड पावर तुमने पढ़ा होगा। फिर से देख लो, वेलोसिटी के लिए हमने लिखा मीटर बाई सेकेंड, यहाँ से मीटर बाई सेकेंड, और टाइम के लिए नीचे फिर से सेकेंड। अब ये सेकेंड और सेकेंड मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा मीटर बाई सेकेंड का स्क्वायर, है ना, और ये नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। और इसका डायमेंशन फार्मूला बनाएंगे तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या आएगा, सर केजी नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा मास 0, मीटर है माने L, और टाइम है माने टाइम पे पावर कितना है -2, तो यहाँ हो जाएगा m0 LT पावर -2, और जबकि वेलोसिटी का होता है m0 LT पावर -1। तो आपको यूनिट और डायमेंशन दोनों कवर हो रहा है, ठीक है ना। चलो अब इसके बाद आते हैं फोर्स पे, और फोर्स का डायमेंशन है ना हमेशा याद रखना, ठीक है, फोर्स का डायमेंशन हमेशा याद रखना, मुझे भी याद है MLT -2, हमेशा याद रखना, ठीक है, तो तुमको भी याद रखना होगा। तो देखो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। देखो फोर्स का ना बहुत सारा फार्मूला है, ठीक है, तुम चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ले लो, मैग्नेटिक फोर्स ले लो, सबका अलग अलग फार्मूला है, लेकिन तुम कोई भी फार्मूला से फोर्स का डायमेंशन निकालो MLT -2 ही आएगा, ठीक है ना। कोई भी फार्मूला से निकाल लो MLT -2 ही आना है, चेंज नहीं होगा वो, ठीक है ना। तो हम इसमें न्यूटन सेकेंड लॉ का फार्मूला लगा दे रहे हैं जो बहुत सिंपल है, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो तुम खुद से सोचो, अगर हम मास के लिए देखें तो मास के लिए मैं केजी यूज़ कर सकता हूँ, बिल्कुल यूज़ कर सकता हूँ मास के लिए केजी, और एक्सीलरेशन के लिए देखो हमने निकाला था मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस एक्सीलरेशन के लिए ध्यान से देखना, मास के लिए हम ले रहे हैं केजी, और सर एक्सीलरेशन के लिए हम ले रहे हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हमने एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकाला था। तो ओवरऑल हमारे पास इसका डिराइव्ड यूनिट क्या आ गया, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या आ गया, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा सर, इसका डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा, केजी है मतलब मास, मीटर है मतलब लेंथ, सेकेंड है मतलब टाइम, और पावर 2। तो बोला ना मैंने MLT पे पावर -2। अब कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज क्या है कि फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है सर, फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। क्या होता है सर, न्यूटन। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है,
न्यूटन। अच्छा, फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होता है सर? इसका सीजीएस यूनिट होता है डाइन। क्या होता है? डाइन। और सर 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है? 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है। कितना होता है? 10⁵ डाइन। ये सब एक्स्ट्रा नॉलेज, ठीक है, तुम्हारे लिए। तो ऐसा यूनिट, कोई पूछे फोर्स का ऐसा यूनिट, बोलना न्यूटन। सीजीएस यूनिट बोलना डाइन। 1 न्यूटन में कितना डाइन? 10⁵ डाइन। कोई पूछे फोर्स का डिराइव्ड यूनिट क्या होता है, तो फोर्स का डिराइव्ड होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तुम इसको सीजीएस में कन्वर्ट करो तो इसको ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर भी लिख सकते हो, लेकिन ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर डाइन के बराबर आता है, ठीक है ना। ये सब पे और भी आगे डिटेल होगा, तो फिलहाल जितना मेरे को एक्स्ट्रा नॉलेज देना था मैंने दे दिया। ओके, अब आ जाते हैं किस पे? मोमेंटम पे। ये मोमेंटम क्या है सर? मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। अब बताओ मास को किस में लिख सकते हैं? केजी में। और वेलोसिटी हमने पढ़ा है, वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो इसका डिराइव्ड यूनिट क्या आ गया? इसका डिराइव्ड यूनिट आ गया केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्या आ गया? केजी मीटर पर सेकेंड। तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या आ जाएगा? इसका डायमेंशन केजी के लिए m, मीटर के लिए l, और पर सेकेंड के लिए t⁻⁻1। तो इसका डायमेंशन फार्मूला हो गया ml t⁻⁻1। ओके, अब आ जाते हैं वर्क पे। किस पे आ जाते हैं? वर्क पे। तो वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। अब देखो बाबू, अगर तुम्हें फार्मूला याद नहीं है तो फिर तो दिक्कत है। फार्मूला तो तुमको याद करना होगा, क्योंकि जब तक तुमको फार्मूला नहीं याद रहेगा ना तुम डिराइव बना पाओगे, और ना तुम डिराइव बना पाओगे तो फिर डायमेंशन तो भूल ही जाओ। तो फार्मूला तो याद रखना ही पड़ेगा ना भाई, ये तो प्रॉब्लम है, ये तो दिक्कत है। चलो अब आते हैं फोर्स पे, वर्क पे। तो वर्क का क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स का डिराइव्ड यूनिट क्या निकाला था हमने? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो डायमेंशन में हमेशा डिराइव्ड यूनिट को पकड़ के चलो। तो फोर्स का डिराइव्ड यूनिट क्या निकाला था हमने निकाला था केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और सर डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या यूज़ करते हैं? डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या यूज़ करते हैं? मीटर यूज़ करते हैं ना। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस क्या यूज़ होगा? मीटर यूज़ होगा। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर कर दिए। देखो फोर्स के लिए इतना पूरा लिखे और डिस्प्लेसमेंट के लिए केवल मीटर लिखे। अब ध्यान दो, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें सर, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये अपने पास क्या आ जाएगा? ये अपने पास क्या आ जाएगा? केजी मीटर मीटर मिलके बन गया मीटर स्क्वायर, और सेकेंड पे पावर -2। केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड पे पावर -2। और बाबू अगर इसका डायमेंशन फार्मूला लिखे तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा? देखो केजी के लिए क्या हो जाएगा? m, मीटर के लिए क्या हो जाएगा? l, और उस पर पावर 2 है तो l स्क्वायर, सेकेंड के लिए t पे पावर -2। दैट इज द डायमेंशन ऑफ वर्क। ओके, बात समझ में आ गया? अच्छा, अब आते हैं एनर्जी पे। सर ये एनर्जी क्या है? तो देखो एनर्जी बेसिकली क्या होता है? अमाउंट ऑफ वर्क। क्या होता है? अमाउंट ऑफ वर्क। तो जो भी डायमेंशन वर्क का आएगा वो सेम एज इट इज़ एनर्जी का आएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया? जो डायमेंशन वर्क का आएगा वही डायमेंशन एनर्जी का आएगा। तो अगर हम एनर्जी की यूनिट्स पे बात करें तो एनर्जी का डिराइव्ड यूनिट क्या होता है? थोड़ा इसके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज दे देते हैं, है ना। एनर्जी का डिराइव्ड यूनिट क्या होता है? तो ध्यान दे, एनर्जी का डिराइव्ड यूनिट होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसका ऐसा यूनिट पे बात करें कि एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है जूल। क्या होता है? जूल। अच्छा, एनर्जी का सीजीएस यूनिट क्या होता है? ध्यान दे, एनर्जी का सीजीएस यूनिट क्या होता है? तो इसका सीजीएस यूनिट होता है अर्ज। क्या होता है? अर्ज, ठीक है, याद रखना। और इसकी डायमेंशन की बात करें तो ये क्या होगा? इसका डायमेंशन फार्मूला जो होगा वो होगा सेम एज वर्क। जो वर्क का तुमने डायमेंशन बनाया वो इसका होगा। अब तुम सोच रहे हो कि सर ऐसा क्यों होता है? तो सुनो ध्यान से, आपको ना वर्क, एनर्जी और पावर तीनों को एक साथ रिलेट करना है। देखो वर्क का मतलब क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एनर्जी का मतलब क्या होता है? एनर्जी जैसे समझो, एक मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ और समझाता हूँ। ऐसा समझो कि 2 लड़के हैं, ठीक है, और दोनों लड़का को हम एक काम दे रहे हैं। काम क्या दे रहे हैं? कि दोनों को 20-20 पत्थर उठा करके लाने हैं, ठीक है। दोनों को क्या करने हैं? 20-20 पत्थर उठा करके लाने हैं। तो एक जो लड़का था उसने 20 पत्थर को 10 मिनट के अंदर उठा के ले आया, और एक जो लड़का था वो 20 पत्थर को
उठाने में आधा घंटा लगा दिया, ठीक है। तो इस केस में किसका एनर्जी ज़्यादा होगा? तो देखो इस केस में एनर्जी की अगर बात करें ना, तो एनर्जी किसका ज़्यादा होगा? एनर्जी जो लेट से आया, जो पहले आया, उस पर डिपेंड नहीं करता है। एनर्जी डिपेंड करेगा कि वो बंदा कितने देर तक काम कर पा रहा है ना। कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, कि मतलब आपके पास कितना कैपेसिटी है काम करने का, ठीक है, आप कितना काम कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं एनर्जी। और पावर क्या होता है कि किसी काम को आप कितना फास्टली कर रहे हैं, वो क्या होता है? पावर। तो अगर वो दो बच्चों की केस को हम ले लें, तो जो बच्चा जल्दी लेकर के आया उसका एनर्जी ज़्यादा नहीं है, उसका क्या ज़्यादा है? उसका पावर ज़्यादा है। और जो ज़्यादा देर तक काम किया उसका क्या ज़्यादा है? उसका एनर्जी ज़्यादा है। बात समझ में आया? तो एनर्जी क्या होता है? कैपेसिटी टू डू वर्क। और पावर क्या होता है? वर्क बाई टाइम, कि किसी वर्क को आप कितने टाइम में कर रहे हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा, होप। तो देखो पावर का अगर हम देखें तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे करता हूँ यार। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क बाई टाइम। अब तुम सोचो, वर्क का जो हमारा डायमेंशन, जो यूनिट बना था, उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो वर्क का यूनिट क्या बना था? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसको हम किससे डिवाइड कर दिए? टाइम यानी कि सेकेंड से। अब ये जो सेकेंड, इस पर पावर 1 है, नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा? -1। तो ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर, सेकेंड पे पावर -2, और ये नीचे से ऊपर गया पावर तो फिर बन गया -1। इसको ओवरऑल सॉल्व करें तो क्या बनेगा? केजी मीटर स्क्वायर एस पे पावर -3। तो अगर हम इसका डायमेंशन फार्मूला लिखने की कोशिश करें बाबू, तो क्या हो जाएगा? केजी के लिए सर m, मीटर स्क्वायर के लिए सर l स्क्वायर, और सेकेंड पे पावर -3 तो टी पे पावर -3। दैट इज द डायमेंशन ऑफ पावर। फिर से एक बार चेक कर लें, क्या है भाई? वर्क है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, सेकंड नीचे था, नीचे से ऊपर गया, माइनस चढ़ा, ओके, -1, ठीक है, चलो सही है, ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद आ जाते हैं प्रेशर पे, ठीक है। किस पे आ जाते हैं? प्रेशर पे। जो आप लोग पे होगा, आप लोग को एग्जाम निकालना है तो आप लोग पे एक प्रेशर होगा, है ना। तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स बाई एरिया। क्या होता है इसका फॉर्मूला? फोर्स बाई एरिया, ठीक है। अब जैसे तुम लोग इसको समझाते हैं, ये जो है ना, ये मार्कर, इसमें अगर हम 5 न्यूटन का फोर्स दे रहे हैं और इसको हम ऐसे लगा रहे हैं, ऐसे, तो 5 ही न्यूटन का फोर्स दे रहे हैं, ऐसे लगा रहे हैं, तो इसमें प्रेशर ज़्यादा होगा। लेकिन इसको हम ढक्कन बंद कर दें और इस पर लगाए ऐसे, तो इसमें प्रेशर क्या होगा? कम होगा। क्यों? अगर इससे हम इसको चुभाने की कोशिश करें तो कम चुभेगा, लेकिन इसके पॉइंट से अगर हम इसको चुभाने की कोशिश करें तो ज़्यादा चुभेगा, है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका एरिया क्या है? छोटा है, और इससे इसका एरिया जो है वो क्या है? बड़ा है। तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स बाय एरिया, कि आप कितना फोर्स लगा रहे हैं कितने एरिया पे, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। अब सोचो, फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा? फोर्स का देखो, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हम यहाँ लिख देंगे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और नीचे एरिया का क्या हो गया बाबू? एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर। अब देखो ये मीटर और स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल हो गया, तो नीचे से एक ही मीटर बचाना। अब ये 1 मीटर नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? केजी। ये मीटर नीचे से ऊपर गया तो क्या हो जाएगा? मीटर पे पावर -1, और ये सेकेंड पर स्क्वायर। अब इसका डायमेंशन फार्मूला बनाए तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या बनेगा? देखो केजी है तो m बनेगा, मीटर है तो l पे पावर -1, और सेकेंड पे क्या हो जाएगा? -2। तो इसका क्या हो जाएगा? डायमेंशन फार्मूला m l टू द पावर -1 t टू द पावर -2। दैट इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स यानी कि टॉर्क पे, ठीक है। देखो मोमेंट ऑफ फोर्स किसको कहते हैं? जैसे ये मेरे पास मार्कर है, अब इस मार्कर को मैं एक पॉइंट पे से टिका लूँ और इधर पे मैं अगर इस पर फोर्स लगाऊँ तो इस पर एक मोमेंट आ जाएगा। जैसे हमारे गेट में होता है ना, घर में गेट लगा हुआ रहता है, तो हमारा जो गेट रहता है घर पे वो क्या होता है? एक किल्ली के साथ ऐसे लगा हुआ रहता है, क्लिप के साथ ऐसे लगा रहता है, और उसके हम किनारे पे फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर क्या आ जाता है? मोमेंट आ जाता है। जस्ट लाइक कि इसको अगर हम ऐसे होल्ड कर दें और यहाँ पर फोर्स लगाएं तो ये इस तरीके से घूमने लगेगा, तो इसके पास क्या आ जाएगा? एक मोमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं टॉर्क या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है फोर्स इनटू, ध्यान से देखना, इसका फार्मूला क्या होता है? मोमेंट या टॉर्क का फार्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, जितना ये कवर करता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स का यूनिट क्या है? पहले यूनिट बनाते हैं ना, तो फोर्स का यूनिट है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को किस में नापेंगे? मीटर में। तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा? केजी
मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसका अगर हम डायमेंशन फार्मूला बना दें तो केजी के लिए क्या हो जाएगा m, मीटर स्क्वायर के लिए हो जाएगा एल स्क्वायर, और सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा टी पे पावर -2। तो डैट इज़ द डायमेंशन ऑफ फोर्स, मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स, है ना। क्लियर है। चलो ये किसके बराबर आ रहा है, देखो वर्क के बराबर आ रहा है। आई थिंक देखो वर्क के बराबर आ रहा है जब मूवमेंट ऑफ फोर्स, एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2, एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2, है ना। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, बताइए कि मोमेंट ऑफ फोर्स का इक्वल डायमेंशन कौन देता है, तो वर्क देता है ना। ये कन्वर्ट करना, ये बनाना ज़रूरी है, बनाओगे तो ये सारे क्वेश्चंस डील होंगे। अब आ जाता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या आ जाता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपने क्लास 9th में पढ़ा है, ठीक है। तुम लोग सोच के सुन के डर रहे होगे, लेकिन ये आपने 9th में पढ़ा है। थोड़े से अपने दिमाग पे प्रेशर डालो। अब आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं सर हम लोग कोविड बैच है, कोविड में 9th क्लास नहीं पढ़ाया गया, तो नहीं पढ़ाया गया तो बात की बात है, लेकिन आपने आपके 9th में ग्रेविटेशन नाम का एक चैप्टर था जिसमें आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पढ़ाया गया होगा। अब चलो नहीं पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हम लोग इसको समझ लेते हैं कि कैसे इसको, ये होता क्या है एक्चुअली में, क्या है। देखो तो न्यूटन भैया के हिसाब से कहा जाता है कि अगर दो मास बॉडी हैं, ठीक है, एक मास बॉडी m1 है और दूसरा मास बॉडी m2 है, और ये दोनों मास बॉडी r डिस्टेंस पे अगर रखे हुए हैं, ठीक है, दो मास बॉडी अगर अर्थ पे हैं और ये दोनों मास बॉडी r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो इनके बीच में एक फोर्स लगेगा जिसको हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या कहेंगे हम लोग, ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे, ठीक है। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसका फॉर्मूला आएगा g m1 m2 बाय r स्क्वायर। क्या आएगा, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो एक्चुअली में इसको थोड़ा और डिटेल में मैं समझा देता हूँ। देखो न्यूटन साहब के हिसाब से कहा जाता है कि जब दो मास ऑब्जेक्ट अर्थ पे रखे हुए हैं आर डिस्टेंस में, तो इनका जो बीच का फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनके प्रोडक्ट ऑफ मास पे। क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनके प्रोडक्ट ऑफ मास पे, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर पे, ठीक है। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ मास पे और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इनके बीच के डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर पे। अब जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो हमारे पास फार्मूला आता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और जैसे ही हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो फिजिक्स में एक पाप है कि भैया जैसी प्रोपोर्शनैलिटी को हटाओगे एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसी प्रोपोर्शनैलिटी हटा तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। और ये जो जी तुम्हें दिख रहा है यही जी क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है। ओके, यही जी क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब तुम सोच रहोगे सर यहाँ जो डायमेंशन कांस्टेंट पूछ रहा है, डायमेंशन फार्मूला पूछ रहा है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का ही क्यों पूछ रहा है, क्यों नहीं फोर्स का पूछ रहा है। अरे यार फोर्स तो तुम लोग पहले से पढ़ चुके हो। m1 m2 का क्यों नहीं पूछ रहा है, अरे यार ये तो मास है, मास भी तुम लोग पहले से पढ़ चुके हो। आर का क्यों नहीं पूछ रहा है, आर मतलब रेडियस लेंथ, ये भी तुम लोग पढ़ चुके हो। जी तुम्हें नहीं पता है तो तुम्हें जी निकालना है। कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल, सो सिंपल। देखो जिसको तुमको निकालना है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का निकालना है तो इसको उधर भेज दो और m1 m2 को इधर भेज दो, जी को अकेला कर दो। क्या कर दो, जी को अकेला कर दो, ये आर स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और m1 m2 इधर डिवाइड में आ जाएगा। जी अकेला हो गया, कहानी खत्म। तो देखो जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर चला गया तो ये बन जाएगा एफ आर स्क्वायर, और m1 m2 क्या आ जाएगा नीचे, तो ये हो गया m1 इंटू m2, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, यूनिट लिखते चलना है। बताओ f का यूनिट कितना होता है, f का यूनिट माने फोर्स का, तो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर पुट कर देते हैं, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर। और m1 m2 का मतलब क्या होता है, m1 m2 मतलब ये भी मास है ये भी मास है, तो मतलब kg इंटू में kg, है ना। अब तुम खुद से देखो ये वाला kg और ये वाला kg क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये मीटर पे पावर 1 था और ये मीटर पे पावर 2 था। तुम सबको पता है अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड ऐड ऐड। तो ये मीटर पावर 1 है ये मीटर पावर 2 है, दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर पावर 3 हो जाएगा। और ये नीचे से जो kg है नीचे से ऊपर जाएगा तो g इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जब kg नीचे से ऊपर गया तो इस पर हो जाएगा kg पे पावर -1, मीटर पावर 1 था और 2 था तो ये हो जाएगा मीटर पावर 3 और s पे पावर -2, है ना। ये समझ में आया ना स्टेप कि मैं फास्ट भाग गया, ऐसा तो नहीं ना भाई। ये स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं किया बाबू, ये kg नीचे से ऊपर गया तो kg पावर आ गया -1, मीटर 1 और 2 था दोनों जोड़ दिए तो क्या हो गया, मीटर पावर 3 हो गया और s पे पावर क्या बन गया, -2 बन गया। दैट इज द यूनिट ऑफ g। अगर ये यूनिट ऑफ g है, कौन सा यूनिट, डिराइव्ड यूनिट ऑफ g है, तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा सर, इसका डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा
केजी है तो केजी के लिए m पे पावर -1, मीटर पे पावर l पे पावर 3 और सेकेंड t पे पावर -2। तो ये हो गया तुम्हारा डायमेंशन फार्मूला ऑफ g। अच्छा ये बात था। अब आ जाते हैं इम्पल्स पे। जी समझ में आ गया। अब आ जाते हैं इम्पल्स पे। इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम, ठीक है। लेकिन एक्चुअली इसको समझा जाए ना तो ये बेसिकली इफेक्ट ऑफ फोर्स है। क्या है? इफेक्ट ऑफ फोर्स। जैसे कि इसको रख के, जैसे सपोज दैट हमको इसको काटना है, तो इसको रख के किसी चीज़ से मैं इस पर ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ तो ये नहीं कटेगा, ठीक है। फोर्स इसमें भी लग रहा है, लेकिन इसी को चीज़ को रख के अगर हम ऐसे झटके से मार दिए तो ये कट जाएगा। क्यों? दोनों में फोर्स लग रहा था, लेकिन ये फोर्स जो था ये बहुत ही फास्टली आया। मीन्स इसमें आ गया फोर्स के साथ इफेक्ट। ये इफेक्ट कैसे आया? इसको बहुत जल्दी कम टाइम में हमने ऐसे करने की कोशिश करी, और इससे पहले वाले में हम इफेक्ट नहीं दे रहे थे। तो जब तुम फोर्स में इफेक्ट दे दो तो वो क्या कहला जाता है? इम्पल्स कहला जाता है। मीन्स फोर्स इनटू टाइम कर दो तो वो क्या हो जाएगा? इम्पल्स हो जाएगा। तो इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है? इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम। क्या होता है? फोर्स इनटू में टाइम, ठीक है सर। फोर्स इनटू टाइम होता है। अब सुनो, फोर्स का तुमको सबको पता है क्या होता है? फोर्स का केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम के लिए सेकंड, और सेकंड पे पावर क्या है? 1 है। तो इस पे पावर 1 है, इस पे पावर -2 है। दोनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा? केजी मीटर एस पे पावर -2 + 1। अब तुम बताओ, -2 + 1 -1 होगा, क्योंकि 2 पे पावर माइनस है ना, इतना तो पता होगा। तो क्या हो जाएगा? एस पे पावर -1 होगा। तो इस चीज़ को हम यहाँ लिख दे अच्छे से, तो ये बना केजी मीटर एस पे पावर -1। और इसका डायमेंशन फार्मूला अगर बनाए तो डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा? केजी के लिए m, मीटर के लिए l, और एस पे पावर -1 के लिए t पे पावर -1। तो ये हुआ इम्पल्स का डायमेंशन फार्मूला। और इम्पल्स क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम होता है। ओके, अब आ जाते हैं स्ट्रेस पे। क्या, किस पे आ जाते हैं? स्ट्रेस पे। स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव, ठीक है। जैसे प्रेशर होता है ना, फोर्स बाय एरिया, वैसे स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस भी क्या होता है? फोर्स बाय एरिया होता है। ये एक तरह का तनाव है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, इस पे अगर हम करें तो इसका फार्मूला भी क्या आ गया? फोर्स बाय एरिया आ गया। तो फोर्स बाय एरिया हो गया, तो फोर्स का क्या हो गया? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर। ये मीटर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये बन जाएगा केजी मीटर इनवर्स पर सेकंड स्क्वायर। और इसका अगर डायमेंशन फार्मूला लिखे तो केजी के लिए हो गया m, मीटर पे पावर -1 के लिए l पे पावर -1, और सेकंड पे पावर -2 होगा तो इसको लिख देंगे t पे पावर -2। और स्ट्रेस बेसिकली किसके बराबर होता है? स्ट्रेस बेसिकली प्रेशर के बराबर होता है ना। स्ट्रेस बेसिकली प्रेशर के बराबर होता है। तो ये था कुछ बेसिक डायमेंशन जो 15 था। अब इससे थोड़ा एडवांस लेवल पे जाएंगे और 15 डायमेंशन सीखेंगे, और उससे भी थोड़ा एडवांस लेवल पे जाएंगे, और लास्ट स्लाइड में एकदम हैवी एडवांस लेवल पे जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये सारे डायमेंशन जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वैसे आपको प्रैक्टिस करने हैं, और कुछ नहीं बच्चा, तुमको बस खाली क्या प्रैक्टिस करना है? ये तुमको बस फार्मूला प्रैक्टिस करना है। फार्मूला तुमको याद हो गया, ऑटोमेटिक तुम बनाओगे, ठीक है। मेरे को यहाँ पे कुछ नहीं था, हमको बस फार्मूला याद है। हमको फार्मूला याद है, स्टार्टिंग से रिदम लेके चलना है, ऑटोमेटिक बनते जाएगा। इसमें से कोई सा भी डायमेंशन आ सकता है। 10 तो डायमेंशन दे देगा एक मार्क्स में, और आपको बनाना होगा, ठीक है। तो कोई सा भी डायमेंशन आ जाएगा, कोई सा भी डेराइव यूनिट आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं और 15 डायमेंशंस को।